अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अहमद के साथ। आज के प्रोग्राम में चंद अहम तरीन मामला के ऊपर बात करेंगे और तमाम तर सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करने का हमारे साथ ज्वाइन करें किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंटरनेशनल मीडिएटर जनाब फैसल मोहम्मद साहब। फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, आज जरा पहले मैं नाजरीन को बताता चलूं कि जिन अहम मामला के ऊपर बात करेंगे उसके ऊपर एक रिकैप दे दूं मैं जरा। गजा में एक फौजी मामला है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि जो एक मामला करारदाद पेश की गई वो आखिर क्या थी, उसमें इस्लामिक फोर्सेस का क्या किरदार होने जा रहा है। साथ साथ बात करेंगे मोहम्मद बिन सलमान की जो मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से, एक बड़ा दिफाई मुआहिदा हुआ, और अब्राहम अकॉर्ड, इसके ऊपर भी एक बार फिर से बातें शुरू हो रही हैं। तो ये सारा मामला आखिर क्या है। इसके बाद बात करेंगे, ईरान ने एक बड़ी पेशरफ की है और पेशकश कर दी है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामला हैं उनके हवाले से ईरान क्या किरदार निभा सकता है या किस बात का उसने इजहार किया। साथ में मोदी, नरेंद्र मोदी की एक बड़ी फतह, वो क्या फतह हुई है, क्या मामला रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से जो पाबंदियां हैं या जो मामला हैं, और कल रात गए एक बड़ा कुछ हुआ, क्रैकडाउन हुआ, उसके ऊपर जरा तफसीली गुफ्तगू करेंगे। फैसल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, और आपके नाजरीन और सामीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज है। मतलब वन बाय वन, सबसे पहले गजा फौजें भेजने का एक मामला हुआ, करारदाद पेश की गई। ये मामले को आप कैसा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गजा पर अमरीकी कब्जे की जो करारदाद यूएनओ में ये आई है, उसमें जो भी 12-13 ममालिक हैं, उनमें आपको पता है कि सिर्फ 3 ही इस्लामी ममालिक थे। एक पाकिस्तान जो सबसे बड़ा एक कदावर मुल्क था, दूसरा गालिबन सोमालिया, और तीसरा शायद अलजज़ायर है। अलजज़ायर के तो ऑलरेडी इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं, और सोमालिया खैर बेचारा अल्लाह माशाअल्लाह, मैं तो समझता हूँ वो 3 में न 13 में। हम्म। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि अच्छा, वो करारदाद तो पास हो गई, क्योंकि अब देखिए ना, बदकिस्मती तो ये है कि मामला है मुस्लिम दुनिया का, मामला है इस्लामी एक रियासत का, सल्तनत का, मुसलमानों की जो जेनोसाइड हो रही है, जो मुसलमानों के साथ इतनी ज़्यादती हो रही है। तो उसमें वोटिंग के लिए जो आप देखें कि सारे के सारे वो तमाम ममालिक हैं जो गैर मुस्लिम हैं। चलें ठीक है, मान लेते हैं, चलो यूएनओ की कौंसिल थी, उसके अंदर वो ये ममालिक थे, चलिए यहाँ तक तो ठीक है, हम मान लेते हैं, चलो कुछ मजबूरी होगी। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि जो असल मुल्क जो है पाकिस्तान, जो कि एक अहम इंतहाई मुल्क है इस्लामी दुनिया का, 2 ही तो मुल्क हैं, एक पाकिस्तान है और एक सऊदी अरब है। बिल्कुल। तो सऊदी अरब का तो उनको पता ही था कि भई वो ऑलरेडी अमेरिका के साथ है, तो वो तो ख़ैर उस वक़्त नहीं था, लेकिन पस पर्दा वो शामिल है, लेकिन पाकिस्तान इसमें शामिल था। तो हम्म। अब पाकिस्तान की भी मतलब अमरीकी जो है, मतलब उनकी जो ख़्वाहिश थी और जो इसराइल की ख़्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से गज़ा पर जो है कब्ज़ा किया जाए अमन के नाम के ऊपर। यानी जंग लड़-लड़ के तो वो थक गए, वो जीत नहीं सके से हमास से, या तो आप देखें जितनी वहाँ तंज़ीमें थीं उनसे वो मुकाबला तो नहीं कर पाए। तो ये एक नया जो है टैक्टिक जो है इन्होंने निकाली कि अमन के नाम के ऊपर जो है कब्ज़ा किया जाए। सो पाकिस्तान उसके अंदर दम है, सुख है, सबने आगे था। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि वो चलिए हो गई, आपने दे दी सब कुछ, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो देखिए, बात ये है कि चीन और रूस, इन्हों दोनों ने एब्सटेन किया है। अब हर बंदा जो है, वो ये पूछ रहा है कि यार इन्होंने मुखालफत क्यों नहीं की? सवाल तो बनता है, हर बंदा सोचेगा कि भई जब ये अमेरिका का मामला था, अमेरिका और इस वक़्त दोनों जो है एंटी अमेरिका मतलब कुव्वतें हैं, चाइना भी और रशिया भी। तो इन्होंने एब्सटेन क्यों किया? इनको तो मुखालफत में वोट डालना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। देखिए उसकी एक वजह है, उसकी वजह मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने जब पता किया इनसे कि एब्सटेन करने की वजह क्या है, तो कुछ लोगों का जो बड़े वाकिफ़कार हैं रशिया के अंदर या चाइना के अंदर, वो ये कहते हैं कि ये मसला जो था, वही जो मैंने आपसे कहा कि खालिसतन इस्लामी मुल्कों का था। बुनियादी तौर पर जब पाकिस्तान, जो कि इंतहाई अहम मुल्क है इस हवाले से, और सऊदी अरब तो पसे पड़ता है, जैसे मैंने कहा कि वो हम्म। ऑलरेडी अमेरिका के खाते में बैठ चुका है, तो पाकिस्तान भी उनके साथ जा चुका था। तो अब चीन के और पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इन्होंने बिल्कुल। सोचा कि हम मुखालफत में जाकर क्यों बिला वजह के लिए अपने आप को खराब करें? हमें पता है कि मामला चलना तो वैसा ही नहीं है। हम्म। तो हम जब पाकिस्तान और जो मुसलमान, जो मुस्लिम दुनिया है, जब वो जाके अमेरिका के पेटे में बैठ चुकी है, तो हमें क्या ज़रूरत है, वो कहते हैं ना मिसाल की कोयले की दलाली में हम क्यों अपना हाथ काला करें? तो लिहाज़ा हमने सोचा कि अपना वोट महफूज़ ही रखें, ला ताल्लुक रहें। बुनियादी तौर पर ये ला ताल्लुक रहना जो है असल में है, ये कोई मुखालफत नहीं की उन्होंने, वो खामोश रहे, और ये हम्म। मैं समझता हूँ कि अफ़सोस है हमारी मुस्लिम दुनिया को, क्योंकि मुस्लिम दुनिया हमारी खामोश रही, तो इसकी वजह से उनका ये किरदार सामने आया। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि मुकम्मल नाइंसाफ़ी पर है, क्योंकि इसमें देखिए फ़लस्तीन की खुद मुख्तारी और आज़ाद म मलकियत का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है। जो भी बातें हुई उन्होंने खुद ही की,
और सारे मामलात कर लिए कि जनाब वो ऐसा होगा और वैसा होगा, ये बॉडी होगी, ट्रम्प साहब देखेंगे, वो सारी सिचुएशन आपको पता है क्या है। तो मैं समझता हूँ कि इस करारदाद के अंदर मुझे तो कहीं भी मिल्लत फ़लस्तीन के मुकम्मल हकूक़ और इसके बुनियादी हकूक़ की कहीं भी कोई भी ज़मानत मुझे मिलती नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक जो आपने मुझसे पूछा है, जो सवाल है मेरा इस पे एक मुख्तसर ये एक है जवाब कि ये जो अमन के मंसूबे के नाम पर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो खेल खेला गया है, इस तनाज़े के जो असल फ़रीक हैं, उसमें उनको नज़रअंदाज़ किया गया है। हमास को भी नज़रअंदाज़ कर दिया गया, जो दूसरे जो लोग लड़ रहे थे, जो तमाम फ़ोर्सेज़ थे, उनमें से किसी की कोई राय नहीं ली गई, किसी से कुछ पूछा नहीं गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसे ही खेल था और ये हकीकत वो खेल ये है कि अमेरिका को और इस्राइल को खुद मुस्लिम दुनिया ने इजाज़त दे दी है कि वो फ़लस्तीन के ऊपर जो है कब्ज़ा कर ले और गज़ा को अपने हाथ में ले ले। फैसल साहब, आपने बात जो की, अब मुझे एक बड़ी चीज परेशान कर रही है। इस्लामिक फोर्सेस का इंतखाब किया जा रहा है वहां गजा के लिए। इस्लामिक फोर्सेस में यकीनी तौर पे पाकिस्तान के अफवाज का भी किरदार होगा। तो ये जो वो ऑपरेट किस तरह से किया जाएगा, ये क्या मामला चलेगा कैसे आगे? देखिए, असल में बुनियादी तौर पर तो होता तो ये है जो इस्लामी फ़ोर्सेस जाती हैं या तो जो यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फ़ोर्सेस जाती हैं, उसमें तो होता ये है कि वो अमन-ओ-मान की सूरत-ए-हाल बरकरार रखती हैं। लेकिन यहाँ पे जो जाया जा रहा है, यहाँ पर तो बुनियादी तौर पे मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था कि यहाँ पर मामला जो है हमास हथियार नहीं डालेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा और अभी भी आपको पता है और आपने सुना भी होगा, हमास हर सूरत में लड़ेगा। हम्म। अब चूँकि वहाँ पर इज़राइली फ़ोर्सेस जो आईडीएफ है, उनको थोड़ा-सा पीछे हटा दिया गया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका अपना नुकसान हो या उनकी जानी नुकसान हो। नतीजा क्या होगा कि वहाँ पर ये फ़ोर्सेस जाएँगी और ये जो उनका जो एक कमेटी बन रही है, जो बोर्ड बन रहा है, उस बोर्ड के जो है चेयरमैन जो होंगे या जो हेड करेंगे, उसको डोनाल्ड ट्रम्प होंगे। तो ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प के अंडर ही ये सारी जो है फ़ौजें काम करेंगी, उन्हीं के अहकामात को फ़ॉलो किया जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे जो कोई भी निगरान जर्नैल होगा या जो कोई भी होगा एक्स वाई ज़ेड, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो मलेशिया का हो या किसी का भी हो, मिस्र का भी हो, उन्होंने ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर हमास को डिसआर्म करना है। तो डिसआर्म आपका क्या ख़्याल है? ऐसा तो नहीं होगा कि आइए जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको ये फूल दे रहा हूँ, आप मुझे गन देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे। हम्म। वहाँ बाकायदा लड़ाई होगी और ये दर हकीकत जो है जो मुस्लिम फ़ोर्सेज़ गई हैं, जो पाकिस्तान की फ़ोर्सेज़ गई हैं, इनको बाकायदा इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पे एक बार फिर दोबारा मुसलमानों को मुसलमान से लड़ाने की साज़िश है। ये आप देखें ना, ये उर्दू के जो हमारे आए हुए हैं, जो शाह साहब, जो शाह हुसैन साहब और जो जी। जिनको शाह साहब और बादशाह सलामत जो कहते हैं, इनका जरा आप थोड़ा सा देख लेना। इनके इनका पूरा जो पसे पर्दा, वो सारे का सारा खानदान जो है, वो एक मुसलमानों के अंदर जो है, मतलब मैं तो गद्दारी कहूंगा कि इनके पूरे खानदान को जो कुछ इन्होंने किया है, सबको पता है कि सल्तनत उस्मानिया के साथ इन्होंने क्या किया, कैसे इनके मामला थे, क्या कुछ इन्होंने किया। तो आज फिर वो जनाब दो रोज कबल यहाँ पाकिस्तान में बराजमान थे। तो ये सारे मामला जो हैं, इसको आप समझ लें। एक मुख्तसर में यहाँ आपको ये बताऊँगा कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साज़िश थी मगरिब की, जो कामयाब हो गई है। इसराइल वहाँ पे नहीं लड़ पा रहा था, मगरिब वहाँ पे नहीं लड़ पा रहा था, तो अब इन्होंने फैसला किया है कि मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाया जाए और मुसलमानों ही की फ़ौज के ज़रिए वहाँ से कब्ज़ा हासिल किया जाए। नतीजे में क्या होगा कि मुसलमानों की जगह भी मिल जाएगी और मुसलमान भी कमज़ोर होंगे। मतलब इस सारी सूरत-ए-हाल का फ़ॉल आउट इफ़ेक्ट क्या होने जा रहा है? क्योंकि एक तो मामला गज़ा के हवाले से है, लेकिन एक पाकिस्तान के हवाले से भी है। आम तौर पे जब अक़वाम मुत्तहिदा की बात होती है, तो ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान और चीन कम से कम एक-दूसरे के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान ने अब तकरीबन अपना किबला तब्दील कर लिया जियोपॉलिटिकल एतबार से, अगर मैं बात करूँ तो। ये कितना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन थी, इस तरह से कि चाइना एब्सटेन कर रहा हो और पाकिस्तान ने वहाँ पे उसकी हिमायत में वोट दिया हो। तो क्या चाइना को कॉन्फिडेंस में लिया गया होगा या पाकिस्तान का ये एक तरफा फैसला था? नहीं, मेरे ख़्याल से चाइना को उन्होंने बता दिया होगा और चाइना को भी पता है कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी जाकर बात देखिए, पाकिस्तान मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो जो बातचीत हुई है सारी, हमारी जो शख्सियत हैं वज़ीर-ए-आज़म के साथ और जो हमारी अस्करी क़यादत के साथ जो मामला तय हुए हैं, उन मामलात के अंदर ये बातें पहले से हो चुकी हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी आपके साथ एक शो में मैंने बात कही थी, जी। जिस पे आपने अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की थी, तो मैंने कहा था कि एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड, सब कुछ हो चुका है और अब इसके ऊपर सिर्फ़ ये अमल-दरामद हो रहा है। तो चाइना को भी पता था, इन्होंने चीन को ये कह दिया कि जनाब आपके साथ जो मामलात हमारे चल रहे हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, लेकिन हम अपने मफ़ाद के अंदर जो है वहाँ पे अमेरिका के साथ किसी हद तक चले गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा-सा पाकिस्तान की हुकूमत ने या मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपने मामलात को बचाने के लिए कुछ ऐसे खतरनाक खेल खेल लिए हैं कि जिसकी वज़ह से आगे जाके इसकी हमें जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत पड़ेगी। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चीन जो है
हमसे फिलहाल खुश नहीं है, लेकिन चीन जो है एक ऐसा वाहिद मुल्क है, जो कि जज़्बाती नहीं है, मतलब अमेरिका की तरह या पाकिस्तानियों की तरह या किसी और की तरह कि वो अपने प्लान को खोल दे। वो बहुत खामोशी के साथ ऑब्ज़र्व कर रहा है और वक़्त आने के ऊपर जो है उसको पाकिस्तान को उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। वैसे अब अगला मामला, क्योंकि ये सारे मामला गजा से जुड़े हुए हैं। अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रही है, काफी ज्यादा बात हो रही है, और इस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात होती है डोनाल्ड ट्रंप से। बड़े दफाई मुआहदे वहां पे होते हैं, F-35 की बात की जाती है कि वो सऊदी अरब को मिलेंगे, कुछ न्यूक्लियर्स की भी बात की जाती है जो इतलात आती हैं। ये क्या मामला हो रहा है? ये किस तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं? देखिए ये बदकिस्मती ही मैं कहूँगा कि मुसलमान जो है ना, आलम इस्लाम जो है वो तबाही के उस ऐन दहाने पे आ चुका है, बल्कि आ क्या चुका है, मैं समझता हूँ कि तकरीबन उस कुएँ में लटक ही चुका है, कि किसी वक़्त भी जो है ना धड़ाम से पूरी मुस्लिम दुनिया जो है ना इस कुएँ में जाकर गिर प जाएगी। बदकिस्मती की बात ये है कि अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम दुनिया को दुनिया के तमाम ज़खायर से, क़ुव्वतों से, जितने भी माला-माल तेल के ज़खायर हैं उनसे हमें अ, माला-माल किया, सब कुछ हमें दिया, लेकिन इसलिए दिया था कि हम दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करें, एक इस्लाम का एक सच्चा निज़ाम कायम करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। अब आप ये देखिए जो आपने सवाल किया, ये वही मोहम्मद बिन सलमान है जिनके बारे में आपको याद होगा बाइडेन ने क्या कहा था कि हम इसको बिल्कुल अछूत कर देंगे, मतलब इसको हम बिल्कुल तन्हा कर देंगे। जब ये जो मामला हुआ था खशोगी ग़ालिबन वाला, जमाल एग्ज़ैक्टली खशोगी वाला। खशोगी का। जी, 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 मैं नाम भूल गया था। तो उसके बाद आप देखें कि जो कुछ उनके रिमार्क्स आए थे और फिर उसके बाद आप देखें कि उनको तो बिल्कुल कह दिया था कि नहीं आएँगे, और फिर वो जो डेविस एंड डेज़र्ट का भी एक था कोई फेस्टिवल, उसमें तमाम सऊदी अरब को तनहा कर दिया गया था। लेकिन वहाँ आप देखें कि वहाँ पे फिर एमबीएस ने अपना जो है कार्ड खेला, वो ओपेक प्लस का, और रशिया के साथ वो जाके चले गए। तो रशिया के साथ जब वो ओपेक प्लस का कार्ड खेला इन्होंने, तो वहाँ फिर दोबारा इनकी अहमियत बढ़ गई और अमेरिका को लग पता गया कि भई मुसलमानों के पास तो ये तेल का कार्ड है, और ये मामला जो जिस तरीके से उन्होंने ओपेक के अंदर अपने कार्ड इस्तेमाल किए, तो फिर जी, अमेरिका को फिर दोबारा झुकना पड़ा। तो कहने का मकसद, जो बात मैंने पहले कही थी कि मुसलमानों को तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ताकत दी है कि हम अपने मामलात के हवाले से बार्गेनिंग कर सकते हैं, हम्म, लेकिन हमने नहीं किया। आज फिर वही है, एमबीएस जो है वो जाके फिर दोबारा बैठ गए हैं, और आप देखें कि जितना बड़ा इस्तकबाल वहाँ पर हुआ है, मैं हम्म, नहीं समझता कि शायद ट्रम्प ने कभी किसी का इतना बड़ा इस्तकबाल किया हो। उसकी वजह ये है कि उनको पता है कि वो मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, गज़ा के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे, मुसलमानों की फ़ौजी होगी, यानी वो कहते हैं ना कि सर भी मेरा और जूता भी मेरा, दोनों चीज़ें मेरी ही होंगी। अब आप मुझे बताइए, जो आपने सवाल किया है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, वो जी, इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि एमबीएस ने कहा कि जनाब वो 600 मिलियन से, पता नहीं उन्होंने कहा शायद हम 1 ट्रिलियन तक ले जाएँगे, जी, 600 बिलियन से 1 ट्रिलियन तक ले जाएँगे। जी, आप मुझे बताइए, ये कितने अफ़सोस की बात है कि पाकिस्तान के साथ तो उन्होंने सऊदी अरब का बड़ा मामला करवा दिया था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब हैं, एक जान दो कालिब हैं। वो आपने देखा था जब हमारे जी, जी, शहबाज शरीफ साहब थे तो कैसे तैयारे उड़ रहे थे, और जनाब फरिश्तों की तरह पता नहीं क्या-क्या बहारें आ रही थी और क्या-क्या नग़्मे गाए गए थे। वो किधर गए नग़्मे? वो सब एक ट्रक की बत्ती थी। मैंने उस वक़्त भी आपको कहा था कि आपको बेवकूफ़ बनाया था। ये सब कुछ ट्रम्प के कहने पे हुआ है। पाकिस्तान का सऊदी अरब का जो अलायंस हुआ है, ये ट्रम्प के कहने पे हुआ है। मैंने पहले भी कहा था, और आज आप देखिए इसकी सारी सूरत-ए-हाल पता लग गई आपको। जब दिफाई मामला पाकिस्तान के साथ था, तो फिर ये सारे मामलात अमेरिका के साथ करने की क्या ज़रूरत है? सवालिया निशान बनता है ना, लोग खुद सोचें। दूसरी आपकी बात की है जनाब F-35। अब मुझे आप ये बताइए मुनीर साहब, कि 2 अमेरिका के अंदर ऑलरेडी जो है वहाँ पर मौजूद हैं। हम्म, सॉरी, सऊदी अरब के अंदर दो- अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं वहाँ पर। जी, वहाँ पे उनकी उनकी जो है मतलब डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी मौजूद है। जी, अमेरिका का उनके साथ दिफाई माहिदा भी है। तो फिर ये F-35 गालिबन इतना महँगा तैयारा है, इतना महँगा तैयारा है, ये क्यों ले रहे हैं? किसके लिए ले रहे हैं? किससे खतरा है इनको? जब ऑलरेडी अमेरिका वहाँ एक्सिस्ट करता है। बिलाशुबा। और फिर साथ में आपको पता है कि उन्होंने कहा कि जनाब वो 600 टैंक भी दे रहे हैं। तो टैंक तो हम्म, आपको पता है, टैंक तो आसमान पे तो नहीं उड़ता। ऑब्वियसली वो ज़मीन पे चलता है। देख, जी, टैंक आसमान पे नहीं उड़ता है ना, ज़मीन पे चलता है। तो कौन-सा सऊदी अरब के साथ ज़मीनी बॉर्डर लग रहा है? ऑब्वियसली ईरान, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। आखिर में जाके ये जितना भी असलहा बिक रहा है, ये सब ईरान और यमन के खिलाफ इस्तेमाल होगा। मैं बार-बार कह रहा हूँ, मैं 1 साल से गुज़िश्ता कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी साज़िश है। लेकिन इसके अंदर बड़े अफ़सोस की बात ये है कि पाकिस्तान जो मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, और सऊदी अरब जो मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, यानी एक अरब में और एक अजम में, ये दोनों ने जो है ना किस तरीके से, इतनी बुरी तरीके से, मतलब क्या कहते हैं कि मगरिब को सपोर्ट किया है, अपने मफादात को नज़रअंदाज करके। तो आज आप उसका हाल आप देख लें कि ये जो कुछ होने जा रहा है, ये सारे का सारा इन्हीं के खिलाफ जाएगा। आपको एक बात मैं बता दूँ कि ये जो F-35 है,
जी, इसके अंदर जिसको अमेरिका F-35 देता है तो उनके बाद ये तय होती है कि वो किसी भी ऐसे मुल्क को F-35 ना दिया जाए, जो कि चीन के अलाए हों या जी, रशिया के करीब, ठीक है? ये अमेरिका की एक अपनी पॉलिसी है। तो अब आप मुझे बताइए कि वो F-35 जब सऊदी अरब को दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है, चीन से भी दूर रहेगी, पाकिस्तान से भी दूर रहेगी। पाकिस्तान सऊदी अरब का अलाई है, लेकिन वो जी। पाकिस्तान को भी नहीं बताया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मुकम्मल तौर के ऊपर जो है, सऊदी अरब जो है पाकिस्तान की तरह जो है वो अमेरिकन लॉबी के अंदर या अमेरिकन टोकरी में उसने अपने अंडे दे दिए और इसकी जो सबसे बड़ा सबूत है मेरी इस बात का, जो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, वो आज कन्फर्म हो रही है कि ट्रंप ने कह दिया है कि सऊदी अरब नॉन नेटो इत्तेहादी है हमारा। तो इससे सारी चीज़ें जो है ना आपकी समझ में आ जाती हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है। तो साहब आपकी बात से मैंने ईरान के ऊपर ही बात करी, लेकिन आपकी बात से मुझे एक बात समझ आ रही है कि इस वक़्त एवरीथिंग इज़ रिवॉल्विंग अराउंड यूएस एंड ट्रम्प। दुनिया के ममालिक ट्रम्प के साथ बात कर रहे हैं, मुआहदे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट ले भी रहे हैं। बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे होंगे। सर, इस सब में पाकिस्तान ने क्या बेनिफिट लिया है? मुझे एज़ अ पाकिस्तान, एज़ अ नेशन, माज़ी में अगर बात करूँ मुशर्रफ के दौर में, तो हमें एक मईशत बेहतर नज़र आती थी। तब भी हमारा एक अलायंस था ट्रम्प या उस वक़्त यूएस इंतज़ामिया के साथ। लेकिन पाकिस्तान को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इकोनॉमिकल बेनिफिट्स मिल रहे थे। यहाँ इस वक़्त पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिला है कि वो यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने अपने लिए हमेशा जब तक इनकी ज़िंदगी है, या जब तक पाकिस्तान कायम रहेगा, उसके लिए उन्होंने अपनी हुकूमत में रहने के लिए, अपने इक़्तिदार को दमाम देने के लिए, उन्होंने सिर्फ़ ये गारंटी हासिल की है। हमें सिर्फ़ यही फ़ायदा मिला है कि हमने अमेरिका को ये बावर करा दिया है कि जनाब, हम बैनुल-अक़वामी सतह पर आपके साथ हर जगह खड़े रहेंगे, हम नहीं देखेंगे कि इस्लाम का नुकसान है, हम नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान का नुकसान है, हम सिर्फ़ ये देखेंगे कि आपका कहाँ फ़ायदा है और उसके एवज़ आपने एक चीज़ हमें देनी है, वो ये है कि हमेशा हर वक़्त जब तक हम हैं, जब तक पाकिस्तान मौजूद है, आप एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती करेंगे और इस मुल्क को एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी के अंदर रखेंगे। हमने सिर्फ़ यही और यही मफ़ाद हासिल किया है और ये मैं कोई लगी-लिपटी बात नहीं कर रहा, ये हर चीज़ तयशुदा है। और जैसे आपने देखा है कि ये एप्स्टीन की फाइल्स आई हैं, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। इसी तरह ये जो कुछ पाकिस्तानी कर आए हैं, ज़रा ट्रम्प साहब को सारे काम कर लेने दें। ज़रा सही तरीके से जब पाकिस्तान की जब गर्दन पे पैर आएगा, तो ये सारी फाइल जो सौदे करके आए, ये भी इंशाल्लाह खुल जाएँगी। मुझे बहुत ही करीबी तरीके से अमेरिका के इंतहाई करीबी ज़राए ने बताया कि जो कुछ इन्होंने किया है, ट्रम्प तो सारी ज़िंदगी नहीं रहने वाले। देखिए, ट्रम्प भी, मैं अच्छा एक बात ये भी बता दूँ कि ट्रम्प भी अपना इक़्तिदार पूरा नहीं करेंगे। ये मेरा ख़्याल है, मेरी खबर भी है। हो सकता है, फैसले तो आपको पता है, मैं कोई मतलब पेशन गोई करने वाला तो नहीं हूँ। गैब हुँ, का हाल तो अल्लाह को पता है। लेकिन जी। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, जो मेरे इल्म में आई हैं, मुझे लगता है कि ट्रम्प अपना टेन्योर पूरा नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही ट्रम्प के जाते ही कोई भी अगर आएगा, ठीक है, आपको पता है पॉलिसीज़ एक होती है डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ इन्होंने किया, ये सारी की सारी चीज़ें खुल जाएँगी। लेकिन अफ़सोस की बात है, अगर खुल भी जाएँगी, तो पाकिस्तान की अवाम कुछ करने वाली नहीं है। ये फिर भी इसी तरह सुम्मुन-बुक्कुन होकर बैठी रहेगी। वैसे साहब, ईरान की आपने इससे पहले बात की। आपका इंटरव्यू मैं सुन रहा था, ईरानी टेलीविज़न पे आपने एक बात कही, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इस वक़्त पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान के दरमियान जो टेंशन्स हैं, उसको ईरान ये समझता है कि ये इलाक़ाई मामला है और इसको इलाक़ाई मामले को वो हल करने के लिए साज़िश की पेशकश भी कर रहा है। बहुत सी इसके ऊपर बात भी हो रही है। ये असल क्या मामला है कि क्या ईरान इज़ कैपेबल इनफ कि वो पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान के दरमियान मामलात हल करा दे? और उसका सवाल ये भी होगा कि क्या ईरान-अफ़गानिस्तान के अपने मामलात अब उस नहज पे हैं कि वो सालसी का किरदार अदा करें और अफ़गानिस्तान उसको तस्लीम करे? शायद पाकिस्तान तो फिर भी कर लेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, बहरहाल ईरान एक हमारा दोस्त मुल्क है, इस्लामी मुल्क है। मुझे तो फ़ख्र है इस बात के ऊपर। अब कोई यहाँ तो कोई बात अगर आप करें तो लोग फ़ौरन यहाँ फ़तवा लगा देते हैं कि भई आप शिया हो गए। मतलब ये भी सबसे बड़ी मुसीबत है। मैं तो हमेशा शुरू से कहता रहा हूँ कि हालाँकि मैं कट्टर अहले सुन्नत हूँ, जिसमें कहते हैं कोई वो नहीं है। मसलक है, हर इंसान का अपना मसलक होता है। एवरीबॉडी हैव टू राइट टू से। तो सवाल ये पैदा होता है, मैं कहता हूँ मेरा मसलक अहले सुन्नत है, लेकिन हक़ायक़ तो ये है कि मैंने तो अभी तक यही देखा है कि जितने भी इस्लामी जो तहरीक चलती रही है, मज़ाहमती तहरीक चलती रही है, उसमें हमेशा ईरान ने ही मदद की है। तो अब ईरान जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान को जो मसालिहत के लिए बुलाया है, तो ईरान की जो सोच है, मैं तो उसकी तारीफ़ करता हूँ। उसकी वजह ये है कि ईरान को खतरा नज़र आ रहा है कि अगर इस तरह बैनुल-अक़वामी ताकतें, देखिए पाकिस्तान से हज़ारों मील दूर अमेरिका बैठा हुआ है। वो इतनी दूर बैठ के ताकतें अगर हमारे फैसले करेंगी, हमारे खित्ते के अंदर अगर ये मुदाख़लतें करेंगी, तो ज़ाहिर-सी बात है ईरान भी मुतासिर होगा। तो ठीक ईरान है। जो कोशिश कर रहा है उसकी, हाँ, उसकी कोशिशों पे हमें कोई शक नहीं करना चाहिए।
लेकिन होगा ये नहीं पाकिस्तान की तरफ, जैसे कि अफ़गानिस्तान के अंदर मैंने कहा ना कि अफ़गानिस्तान में भी पाकिस्तान सीरियस नहीं है, क्योंकि हम पहले से कुछ वादे-वईद कर बैठे हैं। तो ये वादे-वईद जो हम कर बैठे हैं, उसमें सबको पता है कि ईरान के हवाले से अमेरिका की क्या सोच है। सबको पता है कि इसराइल के ईरान के हवाले से इसराइल की क्या सोच है। और जब अमेरिका और इसराइल की एक सोच बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और पाकिस्तान अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा हो चुका है गज़ा के अंदर दूसरे तीसरे मामलात में, तो फिर किस तरीके से वो ईरान के साथ आएगा? तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ कामयाब होगी, क्योंकि ऑलरेडी देखें ना, इस वक़्त इसराइल और अमेरिका है वो हमास के खिलाफ है, तमाम मज़ामती तंज़ीमों के खिलाफ है और इन तमाम तंज़ीमों की सरबराही जो ईरान करता है। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान जो एक पुरख़ुलूस तरीके से जो बात कर रहा है, इसमें पाकिस्तान अमल दरामद करेगा। हाँ, जहाँ तक मामला है अफ़गानिस्तान का, अ, वाज़ेह तौर पर माज़ी के अंदर जो है इनको मसलक की बुनियाद पर लड़ाया गया। देखिए, मसलक का मसला ही मसलक की बुनियाद पे, शिया सुन्नी की बुनियाद पर इराक और ईरान को लड़ाया गया और मुसलमानों की तबाही हुई और आज भी वही सूरत-ए-हाल चल रही है। तो माज़ी के अंदर किसी हद तक अफ़गानिस्तान के अंदर, क्योंकि मेरी अफ़गान रहनुमाओं से बात होती है, ईरान के हवाले से, इनके हवाले से बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात थे, लेकिन अब उन्होंने शायद कुछ थोड़ा-सा रियलाइज़ कर लिया है कि शिया है या सुन्नी है, जो भी है मसलकी इख्तिलाफ़ात हैं, वो खित्ते के अंदर आपस में हम खुद तय कर सकते हैं, बनिस्बत इसके कि बड़ी बाहर किसी ताकत को उसमें मुदाखलत की इजाज़त दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि शायद किसी हद तक अफ़गानिस्तान के, ईरान के मामला दुरुस्त रहेंगे और वैसे भी आपने देखा है कि अफ़गानिस्तान की तो तिजारत शुरू हो चुकी है। हुँ, नुकसान तो असल में भाई पाकिस्तान का है ना। देखिए, पाकिस्तान की तिजारत आपको पता है बंद है। हिंदुस्तान से हमारे साथ तो तिजारत बंद है। ऑलरेडी हमारी क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान से चल रही थी, वो भी हमारी तिजारत बंद है। ईरान से जो है हमारी, वो भी तिजारत ऑलरेडी बंद पड़ी है। ताजिकिस्तान से भी हमारी बंद है। तो हमारी तो खसारे में तो हम हैं। तो अफ़गानिस्तान तो खसारे में नहीं है। ठीक। तो मैं नहीं समझता कि शायद पाकिस्तान इसके ऊपर आएगा। बहरहाल ईरान की पेशकश का मैं खैर मकदम करता हूँ। वेरी गुड। फैसल साहब, आखिरी चंद मिनट रह गए मेरे पास, 2 मामला करते हैं। मोदी सरकार सर, ये कौन-सी जड़ी-बूटी है मोदी सरकार के पास कि जब भी इंडिया में इलेक्शंस की बात होती है, जितना भी केओस हो, जितना भी इंतशार हो, जितनी भी नफ़रत की सियासत हो, मोदी सरकार इलेक्शन जीत जाती है। सर, ये ईवीएम मशीन्स का जादू है या मोदी सरकार का जादू है? नहीं, देखिए, असल में वजह ये कि वो बहरहाल देखिए, हिंदू जो है ना मुसलमानों के दुश्मन है। हिंदुस्तान हमारा अज़ली दुश्मन है, हम मानते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुश्मन की अगर के अंदर कोई अच्छी सफ़ देखिए ना, ईमानदारी वो होती है कि मेरे मुखालिफ के अंदर कोई अच्छी आदत है, तो मैं उसको भी बताऊँ। बुरी आदतों को तो हमेशा बात करता ही हूँ, ठीक है? लेकिन सही है। अच्छी अच्छी आदत ये है कि हिंदू जो है ना एक इंतहा पसंद और एक इंतहाई जो है ना फ़रेबी जिसे कहते हैं ना, कि मतलब एक सोच रखने वाला है, कि फ़रेब की एक सोच ऐसी रखता है कि वो देखता है कि उसका फ़ायदा कहाँ है। उसका फ़ायदा ये है, वो कहता है कि मुसलमानों के साथ हमारा एक अज़ली हमारी दुश्मनी है, तो हम किस तरीके से मुसलमानों को कमज़ोर कर सकते हैं, किस तरीके से हम मुसलमानों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। बीजेपी जो है बुनियादी तौर पर एक इंतहा पसंद जमात है। ये जो जंग का जो मामला हुआ था, इस जंग को इसने जिस तरह के ट्रंप ने, मैंने कहा कि प्रोवोक किया इसको, कि 6 गिरा दिए, 6 गिरा दिए, हम तो खुश हो रहे थे यहाँ पे। वो दरहकीकत बुनियादी तौर पर पसे पर्दा हिंदुस्तान को बता रहा था कि देखो तुम्हारे 6 गिर गए, 7 गिर गए, तुम क्या कर रहे हो? तो वो सारा मामला जो है वो पीछे पसे पर्दा मामलात कुछ हो चुके थे। मोदी ने कहा कि देखिए जनाब, हमें मतलब, क्योंकि अमेरिका कहता है हमारे पास वो मसले थे, दूसरे थे, तीसरे थे, हम अब पाकिस्तान को हो रहे हैं। उसने खास तौर पर एक जंगी माहौल जो है ना ऐसा तैयार किया है और लोगों को, क्योंकि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो है वो सारे के सारे बीजेपी के एक्सट्रीमिस्ट है। तो बीजेपी सारी इस मसले के ऊपर कि मतलब मोदी जाएगा, पाकिस्तान से लड़ेगा और जो 6 या 7 तैयारे गिराए हैं हम उसका बदला लेंगे। तो वो सब के सब इसके गिर्द जमा हो गए और उन्होंने इस सूरत-ए-हाल को कैश कराया और किसी तरह ये जंग हो भी रही थी, होने वाली भी है, मैंने आपको फिर बताया। लेकिन ट्रंप ने अभी थोड़ा-सा इसको रोका है, क्योंकि ट्रंप चाहता है कि मोदी से भी वो ये कहलवा दे कि उसको जो है नोबेल प्राइज़ मिल जाए। तो इसलिए अभी ये जो मैंने आपसे कहा था ना कि जंग अभी इन 2-4 दिनों में होने का खतरा था। खतरा टला नहीं है, लेकिन हुँ। थोड़ा-सा इसको आगे कर दिया है। पसे पर्दा इन्होंने कहा कि देखो, इलेक्शन भी तुम जीत चुके हो, ठीक है? सब कुछ तुम जीत चुके हो, हम थोड़ा-सा फिर तुम्हें रोक देते हैं, अभी तुम रुक जाओ, ऐसा करो कि तुम हमारे नोबेल प्राइज़ के लिए आओ। आपको पता है अभी ट्रंप ने कल ही कहा है कि दोबारा जंग होने वाली थी, हमने भी उसको रोका है। तो ये ट्रंप ने फिलहाल रोक लिया है, ट्रंप अपने खेल खेल रहा है, लेकिन पसे पर्दा ट्रंप उसको आँख मार चुका है। चलें, आँख मार चुका है। ये मेरे पास इमरान खान साहब से मुतालिक एक अपडेट है। सर, क्या मामला है, मुलाकात नहीं होने दी जा रही? अलीमा खानम, नौरीन खानम, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, वो कल गईं, एहतजाज हुआ, काफ़ी देर तक वो मुतालबा किया गया कि मुलाकात करने दी जाए। तो मुलाकात हुई नहीं। इसके बाद इत्तलात के मुताबिक जो बताते हैं ज़राए, कि वहाँ पे पानी जो छोड़ा गया, डिस्पर्स करने की कोशिश की गई, फिर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया।
वो जो भी हुआ, तशद्दुद की बातें भी हो रही। सर ये क्या इतना मामला बीफ अप हो चुका है? एक जानिब हम सुहेल आफरीदी साहब की तकारीर सुनते हैं, वहाँ पे वो एक मामला गर्म नज़र आता है, दूसरी जानिब यहाँ मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। तो ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे? ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा, ये सारे का सारा मामला इसी तरह ही रहेगा और मुझे नहीं लगता, मैं तो समझता हूँ कि जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत कर रही है, जो ताकतवर हलकों ने जिस बात की इजाज़त दी है, ये इससे पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा जो है कि इमेज ख़राब हो रहा है। कल जिस तरीके से उनके साथ हुआ है सारी दुनिया, मैंने तो फ़ॉरेन मीडिया के ऊपर देखा था कि वो बैठी हुई थी, उसके ऊपर एक पानी जी। फेंक रहा है और वो मुझे बड़ा देख के अफ़सोस हुआ और ज़ाहिर-सी बात है और लोगों ने भी देखा। तो मुझे नहीं लगता और मैं आपसे बहुत पहले से कहता रहा हूँ और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बात मैंने कही थी कि कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान के हवाले से चाहे जितनी बड़ी पोज़ीशन खुलकर आ जाए, पाकिस्तान की हुकूमत की साज़िशें जो कुछ हो जाएँ, मैं आपको पता है गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से ये बात कहता रहा हूँ, कपल ऑफ यानी यानी 2 बिफोर द 2 डिकेड्स यानी तकरीबन को 20 साल पहले मैंने कहा था कि 2030 के अंदर पाकिस्तान के को पाक इससे पहले पाकिस्तान का बाइफरकेट करने का इनका एजेंडा है। लेकिन अफ़सोस की बात ये थी कि उस वक़्त तक या खुशी नहीं बोले अफ़सोस अमेरिका के लिए कि उनको कोई ऐसे लोग नहीं मिल पा रहे थे, जो कि इस काम के ऊपर राज़ी हो सकें। लेकिन अब अमेरिका की और इज़राइल की खुशकिस्मती है कि उनको ऐसे लोग, एक ऐसा ढाँचा मिल गया है, जो कि हर चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका है। और मुझे नहीं लगता कि शायद अगर आइंदा ये अगर सूरत-ए-हाल रहती है, तो पाकिस्तान इकोनॉमिकल तौर पर या सियासी तौर पर कभी भी जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि तरक्की करेगा। ये सूरत-ए-हाल जो आपने कहा कहाँ तक जाएगी, ये सूरत-ए-हाल तबाही की तरफ जाएगी और मुसलसल तबाही की तरफ जाएगी। यानी सियासी तौर पर भी हम तबाह होंगे, इकोनॉमिकल सतह पर भी हम तबाह होंगे और माशी सतह पर भी हम तबाह होंगे। मुझे मौजूदा सूरत-ए-हाल या मौजूदा हुकूमत के अंदर जो जिस तरीके से ये चल रहे हैं, मुझे आप यकीन करें मैंने हमेशा कहा है और आज फिर दोबारा कह रहा हूँ, अपनी बात को बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तान के अंदर अच्छाई की या तरक्की की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। बहुत-बहुत शुक्रिया फैसल मोहम्मद साहब हमारा साथ मौजूद थे और अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। कुछ इंटरनल इनसाइड स्टोरीज़ थी वो फैसल साहब ने शेयर की और यकीन तौर पे उम्मीद करते हैं कि जो हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के आने वाले कल के लिए बेहतर हो और पाकिस्तान की आम अवाम, पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतर हो। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।